बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज गुमराह कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइज आपकी खिदमत में हाजिर है। शैतान गुमराह इंसान की जिस्म और रूह दोनों पर काबूज हो जाता है, मगर नूरानी ताकतों के सामने तागूती ताकतें बेबस हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, नूरानी और तागूती ताकतों की जबरदस्त आराई, जहन से महू ना होने वाली कहानी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दानिश ने तेज रफ्तारी से बाइक दौड़ाते हुए वन व्हीलिंग का मुजाहरा किया तो मैंने इसे अकब से मजबूती से दबोचते हुए कोसा। दानिश के बच्चे तो खुद भी मरोगे और मुझे भी साथ में मरवाओगे। यार, शादी की नहीं तो बच्चे कहाँ से आ गए? वो हंसा और अगला पहिया सड़क से लगाते हुए जक से अंदाज में बाइक चलाने लगा। वो कभी दो गाड़ियों के बीच से आगे निकल जाता तो कभी रास्ता ना पाकर फुटपाथ से होता हुआ अगली गाड़ी को क्रॉस कर जाता। इस दौरान में पीछे बैठा मुसलसल कलमा शहादत का विर्द करता रहा। अल्लाह अल्लाह करके बाइक मेरे घर के दरवाजे पर रुकी तो मेरी जान में जान आई। आओ, अंदर नहीं चलोगे? मैंने बाइक से उतरते हुए कहा। नहीं यार, तुम्हें तो मालूम ही है कि आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, कल से ट्रेनिंग पर जाना है, फिर जब वापसी हुई तो इंशाल्लाह मिलेंगे। इसने बाइक से उतरकर मुझे गले लगाया, फिर आंधी और तूफान की तरह वहां से रवाना हो गया। जबकि मैं डोर बेल बजाने लगा। हम दोनों गहरे दोस्त थे। दानिश के वालिद दानियल अहमद का ताल्लुक आर्मी से था। दानिश इनका अकलौता बेटा था। तालीम मुकम्मल होते ही इसने हसास अदारे में अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। अब इसे अगले रोज ट्रेनिंग पर जाना था। जबकि मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वालिद एक निजी बैंक में मुलाजिम थे। जरीना मेरी छोटी बहन और मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जबकि मैं बाबर समान एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तलीम था। दानिश के ट्रेनिंग पर जाने के बाद मेरे मामलात में फर्क आ गया था। अब मैं यूनिवर्सिटी से सीधा घर लौट आता था और फिर नमाज के वक्त ही घर से निकलता था। वैसे भी हमारे घर का माहौल दीनी था। अबू, अम्मी और छोटी बहन हम सभी 5 वक्त के नमाजी थे। मेरे अबू का कहना था, अच्छा इंसान वही है जो किसी के मुश्किल वक्त में काम आए। इनकी नसीहत मैंने ज़हन नशीन कर रखी थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि जब मैं और दानिश कहीं जा रहे होते तो सड़क के किनारे कभी नबीना या मशहूर शख्स को देखकर मैं इसे बाइक रोकने को कहता और उतरकर मशहूर शख्स को सड़क पार करवा देता। मेरी इस आदत से दानिश अक्सर औक़ात चिढ़ जाता और कहता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आदत तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। मुझे क्या मालूम था कि इसकी मजाक में कही हुई बात एक रोज सच साबित होगी। दानिश को ट्रेनिंग पर गए काफी दिन हो चुके थे और मुझे बोरियत सी महसूस हो रही थी। उस रोज यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद मैं बिला मकसदी बाइक पर मटर गश्त कर रहा था कि एक रहायशी इलाके से गुजरते हुए किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैंने बाइक रोक दी। आवाज की सिमत देखा तो कुछ फासले पर वाकया इमारत की 3rd फ्लोर की बालकोनी से तकरीबन लटकी हुई एक लड़की पर नजर पड़ी। लड़की के चेहरे पर खौफ व हर्ष के तासरात नुमाया थे। वो यकीनन मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। जून का तपता हुआ महीना था। सूरज ऐसे लग रहा था कि जैसे आग बरसा रहा हो। शायद इसीलिए इस गली में मेरे अलावा दूर दूर तक कोई फर्द दिखाई नहीं दे रहा था। गली के आखिरी सिरे पर 2-3 दुकानें भी थी। फासला ज्यादा होने के बाइस शायद लड़की की आवाज वहां तक ना पहुंच पाई थी, इसलिए कोई इस तरफ मुतवज्जा ना हुआ था। मैं बाइक स्टैंड पर लगाकर उतरा ही था कि लड़की के अकब में कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान जारहाना अंदाज में लड़की पर आ झपटा और लड़की की कलाई थामकर इसे दरवाजे की तरफ घसीटना चाहा। लड़की ने अचानक ही दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर थप्पड़ सीध कर दिया। लड़की का थप्पड़ शायद इसके लिए गैर मुतवक्का था।
नौजवान ने इश्तियाल में आकर लड़की के पेट पर लात रसीद कर दी। लड़की जो खुद को छुड़ाने के लिए वैसे ही पीछे की तरफ जोर लगा रही थी, ऐसे में पेट पर पड़ने वाली लात से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और कर्बनाक अंदाज में चीखती हुई थर्ड फ्लोर की बालकोनी से सड़क पर आ गिरी तो लड़की का जिस्म चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। ये महज चंद लम्हों में हुआ था। बालकोनी में मौजूद नौजवान ने नीचे जाकर लड़की की लाश को देखा। इसकी नजर मुझ पर पड़ी जो साकत ज़दा खड़ा थर्ड फ्लोर की बालकोनी की तरफ देख रहा था। वो बुखलाकर मुड़ा और अक्कम में मौजूद दरवाजे में गायब हो गया। मैं खून में लथपथ लड़की की लाश के करीब जा पहुंचा था। इसी असना में 4-5 अफराद भी वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। ये गली की नुक्कड़ में मौजूद दुकानों और इसी इमारत से निकले थे। इनमें से एक बड़े मियाँ ने मुझसे पूछा, ये ऊपर से कैसे गिरी? मैंने थर्ड फ्लोर की बालकोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बाइक पर यहाँ से गुजर रहा था कि चीखों पुकार की आवाज सुनकर रुक गया। ये लड़की थर्ड फ्लोर की बालकोनी में खड़ी मदद के लिए पुकार रही थी। इसी असना में कमरे से एक नौजवान निकला और इसे कलाई से पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाना चाहा तो लड़की ने इसे थप्पड़ मारा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नौजवान ने गुस्से में लड़की के पेट पर लात रसीद की और ये बालकोनी से गिर गई। वो फ्लैट तो विकी बाबू का है, बड़े मियाँ ने हरासा लहजे में कहा और तेजी से वहां से निकल गए। मैंने महसूस किया कि विकी का नाम सुनते ही वहां मौजूद अफराद के चेहरे का रंग उड़ गया था। विकी आखिर है कौन? ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने करीब खड़े एक दुबले पतले नौजवान से पूछा। वो बदमाश फितरत इंसान है, इसलिए फ्लैट में अक्सर मशकूक किस्म के लोगों का आना जाना रहता है, जिनके पास असला भी होता है। वैसे भी सुनने में आया है कि विकी का बाप बहुत दौलतमंद इंसान है। मेरी मानो तो तुम भी खामोशी से यहाँ से खिसक जाओ। नौजवान ने दबे दबे लहजे में कहते हुए मुझे भी मशवरा दे डाला। कुछ ही देर में वहाँ काफी भीड़ लग चुकी थी। एक पुलिस मोबाइल भी हूटर बजाती हुई वहाँ पहुँच चुकी थी। ये 5 पुलिस एहलकार थे, जिनमें से एक अधेड़ उम्र का पुलिस इंस्पेक्टर था। इसके बैज पर मोहम्मद इसाक लिखा था। इंस्पेक्टर इसाक ने वहां मौजूद अफराद को लाश से दूर हटने की ताकीद की और लाश को मुआयना करने के बाद वहां मौजूद अफराद की तरफ मुतवज्जा हुआ। यह हादसा कैसे पेश आया? वहां मौजूद मजमे में से कुछ लोग तो पुलिस को आता देखकर पहले ही वहां से खिसक चुके थे और जो वहां मौजूद थे वो भी नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगे। मैं इनकी बेहसी पर दिल ही दिल में सुलगता हुआ आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को थर्ड फ्लोर की बालकोनी से गिराया गया है। मैंने थर्ड फ्लोर की बालकोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां एक नौजवान इस लड़की से दस्त दराजी कर रहा था। वो इसे जबरदस्ती घसीटकर कमरे में ले जाना चाहता था कि लड़की ने खुद को छुड़ाते हुए इसे थप्पड़ रसीद कर दिया तो नौजवान ने इश्तियाल में आकर इसे लात रसीद की और लड़की थर्ड फ्लोर की बालकोनी से गिर गई। इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या यही रहते हो? सर, मेरा नाम बाबर समान है। बाइक पर यहाँ से गुजरा था कि लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर रुक गया। ये लड़की थर्ड फ्लोर की बालकोनी से मदद के लिए पुकार रही थी। अभी मैं बाइक से उतरा ही था कि अक्कम में दरवाजा खुला और एक नौजवान नमूदार हुआ और लड़की पर झपट पड़ा। मैंने तफसील से दोबारा इस हादसे के बारे में इंस्पेक्टर को बताया। कौन रहता है इस फ्लैट में? इंस्पेक्टर ने करीब खड़े एक शख्स से पूछा। साहब, वहाँ विकी बाबू रहते हैं। इंस्पेक्टर ने करीब खड़े एक कांस्टेबल को विकी को बुलाने का हुक्म दिया। सिपाही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। इसके साथ एक दुबला पतला नौजवान भी था। साहब, ये फ्लैट तो लॉक है और ये विकी का पड़ोसी है। इसका कहना है कि विकी कल से अपने फ्लैट में आया ही नहीं। इस नौजवान ने अपना तारुफ ज़ाहद के नाम से करवाते हुए वही बात दोहराई जो सिपाही कह चुका था। मैं ज़ाहद खान नामी इस शख्स के सफेद झूठ पर गुस्से से खौल उठा। ऐ मिस्टर, बकवास बंद करो। मैंने खुद अपनी आंखों से इस लड़की को थर्ड फ्लोर की बालकोनी में देखा है और तुम कह रहे हो कल से वो फ्लैट बंद पड़ा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
میں اس پر تہوڑیاں چڑھاتے ہوئے چڑھ دوڑا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں مزید تلق کلامی ہوتی، انسپیکٹر نے مداخلت کی۔ مسٹر بابر، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اور پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہاں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور پھر وکی میرا رشتہ دار نہیں، صرف پڑوسی ہے جس سے میرا کوئی خاص سلام دعا بھی نہیں، اور پھر وہ اپنے فلیٹ میں کبھی کبھار ہی آتا ہے۔ انسپیکٹر کے الفاظ سے زاہد کو حوصلہ ملا تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے لڑکی نے خودکشی کی ہو، یہ رائے بھی زاہد کی ہی تھی۔ میں نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے تم بھی اس کے شریک جرم ہو۔ مسٹر بابر، آرام سے کھڑے رہیے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ تفتیش میں خود سامنے آ جائے گا، انسپیکٹر نے درشت لہجے میں کہا۔ اس دوران ایمبولینس اور میڈیا سے وابستہ افراد بھی پہنچ چکے تھے۔ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ اسی بلڈنگ کے ایک رہائشی سے وکی کا موبائل نمبر مل گیا، جسے کال کر کے پولیس اسٹیشن بلوایا گیا۔ میں انسپیکٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں وکی بھی آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان کر چلایا، یہی اس لڑکی سے بالکونی میں دست درازی کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں تو کل سے فلیٹ میں آیا ہی نہیں۔ وہ الٹا مجھ پر بگڑا تو میں اس کی مکاری پر دنگ رہ گیا۔ بہرحال میرے اسرار اور میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے وکی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ میری گواہی پر وکی کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی اپنی جان سے چلی گئی، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ زاہد کے بیان اور پھر اسی بلڈنگ کے ایک مکین سرفراز نے گواہی دی کہ اس نے خود اس لڑکی کو چھت سے کودتے دیکھا ہے۔ پولیس تفتیش سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام عائشہ تھا اور تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ عائشہ کے والد عارف عالم دین تھے، جن کا گزشتہ برس انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی عارف کے انتقال کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ وقوع والے روز عائشہ کی ماں کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ ماں کی دعا لینے گھر سے نکلی اور پھر واپس زندہ نہ لوٹی۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ بیٹی کی موت کی اطلاع سنتے ہی ماں کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عائشہ اس فلیٹ میں کیسے پہنچی؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ بہرحال وکی کو جھوٹی گواہی کی بدولت پہلی ہی پیشی میں